हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कार्ल मार्क्स का सेकंड थ्योरी करते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। इसे कहते हैं अतिरेक मूल्य का सिद्धांत भी कहते हैं और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अगर ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने दिया है। ये दिया है हमें कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स ने जो मजदूरी होती है, मजदूरी को दो टाइप का बताया है, जीवन निर्वाह मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। मजदूरी दो टाइप की होती है, जीवन निर्वाह मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। देखो, जीवन निर्वाह मजदूरी जो पूंजीवाद में दी जाती है, ऐसी मजदूरी जो केवल जीवन निर्वाह करने के योग्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। वास्तविक मजदूरी जितना वो एक्चुअल में काम करते हैं, जितना कोई श्रमिक एक्चुअल में उत्पादन में काम कर रहा है, वो वास्तविक मजदूरी होती है। वास्तविक मजदूरी सदैव ही जीवन निर्वाह मजदूरी से ज़्यादा होती है। तो देखो, इन दोनों का जो अंतर है, वास्तविक मजदूरी और निर्वाह मजदूरी का जो अंतर है, उसे ही क्या कहते हैं, अतिरेक मूल्य कहते हैं। ये ही किसी पूंजीपति का लाभ होता है। जो ये अतिरेक मूल्य है, यही किसी पूंजीपति का लाभ होता है। मतलब वास्तविक मजदूरी ज़्यादा है, निर्वाह मजदूरी कम है, दोनों का अंतर करा, अतिरेक मूल्य मिला, और ये अतिरेक मूल्य ही पूंजीपति का लाभ होता है। अगर वो श्रमिक को उसकी वास्तविक मजदूरी के बराबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर मजदूरी दे दे, तो जितना भी बनेगा, जितना वस्तु बनी, उसे बिकने के बाद जो पैसा आया, वो सारा का सारा उत्पत्ति के सभी साधनों में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। लेकिन हम पूंजीवाद में क्या पढ़ रहे हैं, श्रमिकों का शोषण, लाभ की दर बहुत ज़्यादा, तो वास्तविक मजदूरी माइनस निर्वाह मजदूरी जो होती है, वो अतिरेक मूल्य के बराबर होती है, वही पूंजीपति का लाभ होता है। अतिरेक मूल्य को कई प्रकार से पूंजीपति प्राप्त कर लेता है। पहला, श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाकर, वो सैलरी उतनी ही दे, काम के घंटे बढ़ा दे, 8 की जगह 10 घंटे काम करो, तब तुम्हें सैलरी मिलेगी उतनी ही। मजदूरों के काम की तीव्रता बढ़ाकर तेजी से काम करो, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि इतना काम इतने घंटे में हो ही जाना है, तो मजदूर तेजी से काम करेंगे। शिशु व महिला श्रम को काम देकर, जो शिशु और महिला होते हैं वो कम पैसे में भी काम करने के लिए आ जाते हैं, तो शिशु व महिला को काम देकर भी जो अतिरेक मूल्य को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कम सैलरी देनी है, ज़्यादा काम मिल जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, यहाँ से ये हमारा बस अतिरेक मूल्य का सिद्धांत इतना ही था। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत मतलब बचत कैसे होती है पूंजीपति को, तो बचत कैसे होती है, वो वास्तविक मजदूरी नहीं देता श्रमिक को, वो केवल जीवन निर्वाह मजदूरी देता है। और इन दोनों का अंतर, जो जीवन निर्वाह मजदूरी और वास्तविक मजदूरी है, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, अतिरेक मूल्य कहलाता है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स का आर्थिक वृद्धि का जो हमारा सिद्धांत है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 5th सेमेस्टर में भी है। ये आप अभी तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में पढ़ रहे हो, और जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो 5th सेमेस्टर में अपनी वृद्धि के सिद्धांत में से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें हमेशा श्रम का शोषण होगा, क्योंकि पूंजीवादी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है, पूंजीवादी जो होता है वो एक ऐसा चमगादड़ होता है जो खून चूसता है, और जितना खून चूसता है उतना ही ज़्यादा खून चूसने के लिए उतावला होता है। मतलब वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, जिससे वो श्रम का शोषण बढ़ाता जाता है। और अगर मुद्रा भी है, तो मुद्रा तो शोषण को और भी आसान बना देती है। पहली बात हमें ये क्लियर हो गई कि जो पूंजीवादी है वो श्रम का शोषण करता है, श्रमिकों का शोषण करता है। कैसे वो श्रमिकों का शोषण करता है, वो श्रमिकों का शोषण कई तरह से कर सकता है, अतिरेक मूल्य कमाकर, जैसे हमने 3 तरीके देख लिए हैं। इसके, वो ज़्यादा घंटे काम लगाएगा, कम मजदूरी देगा, इस तरह से श्रमिकों का शोषण करता है। और अगर मुद्रा है, अर्थव्यवस्था मुद्रा चलन में है, तो शोषण और भी आसान हो जाता है। जैसे ये देखो, पूंजीवादी अगर व्यवस्था नहीं है, उससे पहले क्या होता है, विनिमय का समीकरण होता है CMC'। अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, तो उससे पहले विनिमय का समीकरण क्या है, CMC'। सी क्या बताता है, कोई वस्तु है जिसके बदले में मुद्रा मिलेगी और उतनी ही वो उपयोगिता देगी। कोई वस्तु है जो M मुद्रा के बदले में मिलती है, और वो C' उपयोगिता देती है। मतलब जितने रुपए की वस्तु है उतने रुपए का ही काम कर रही है। ये पूंजीवादी व्यवस्था से पहले। और अगर पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, अब देखो बेटे क्या होता है, MCM', पहले क्या था, CMC'। अब क्या आ जाता है, MCM'। M होता है मुद्रा के बदले में हमें मिलती है वस्तु बेचकर अधिक मुद्रा मिलती है। मतलब M फॉर मुद्रा,
मुद्रा से हमें, मुद्रा मतलब मजदूरी हमें देनी पड़ी वस्तु बनाने के लिए, मजदूरी से हमें क्या मिली, मजदूरी देकर और मजदूरों से और पूंजी मशीनरी का यूज़ करके हमें वस्तु मिली, उस वस्तु को बेचकर हमने क्या कमाई, अधिक मुद्रा कमाई। यहाँ पर भी अतिरेक हो गया, यहाँ पर भी सरप्लस हो गया उसका। अब देखो पूंजी की प्रकृति कैसी होती है, कार्ल मार्क्स ने पूंजी की प्रकृति कैसी बताई है। पहले पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी को कांस्टेंट कैपिटल बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी को वेरिएबल कैपिटल बोलते हैं। तो हमारी जो पूंजी है वो दो प्रकार की हो गई, स्थिर और परिवर्तनशील। कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। जो स्थिर पूंजी है ये उत्पादन कार्य में कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं करती। जैसे हम मशीनरी खरीद लेते हैं, मशीनरी खरीद ली हमने और ये सारा हमारा कैपिटल ही होती है। जितनी भी तरह तरह की मशीनरी खरीदेंगे उत्पादन करने के लिए, केवल श्रम उत्पादन नहीं कर सकता है। जैसे खेती में देखो तो ट्रैक्टर मशीनरी हो गई, वो फिक्स्ड या कांस्टेंट कैपिटल हो गई इस तरह से। और एक होती है परिवर्तनशील पूंजी। जो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति है वो परिवर्तनशील पूंजी पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी में क्या आता है, श्रम आता है, और श्रम का ही तो उसे शोषण करना है। जो मशीन, कोई मशीन है वो जितने की आई है उतने की उसे खरीदनी पड़ेगी, और जितना वो काम कर सकती है उतना ही काम करेगी वो, इसमें कोई शोषण नहीं कर सकता। इसलिए पूंजीपति स्थिर पूंजी को महत्व ही नहीं देता उतना। वो किसे देता है, परिवर्तनशील पूंजी को महत्व देता है, जिसमें श्रम पाया जाता है, श्रम को महत्व देता है। देखो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष सहायता करती है परिवर्तनशील पूंजी। ये वह पूंजी है जो श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दी जाती है। ये कौन सी पूंजी है, जो श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दी जा रही है, परिवर्तनशील पूंजी वही पूंजी होती है। अब ये तो कई तरह से जितनी मजदूरी दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही काम ले रहे हैं, तो स्थिर पूंजी तो जितना पैसा लगाया उतना ही काम करेगी, ये जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा काम करेगी। इसीलिए परिवर्तनशील पूंजी पर ज़्यादा फोकस रहता है किसी भी पूंजीपति का। अब देखिए अतिरेक मूल्य की दर क्या होती है। अतिरेक मूल्य की दर को ही हम शोषण की दर कहते हैं, क्योंकि अतिरेक मूल्य से ही हमने अभी पहले देखा वही लाभ होता है। लाभ कमाने के लिए किसी न किसी का तो शोषण किया गया होगा भैया, तो जो अतिरेक मूल्य की दर है उसे ही क्या कहते हैं, शोषण की दर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर S/V। S होता है अतिरेक मूल्य बटे परिवर्तनशील पूंजी का मूल्य। अतिरेक मूल्य की दर या शोषण की दर, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या कहती है, S/V, अतिरेक मूल्य अपॉन परिवर्तनशील पूंजी का मूल्य। देखिए पूंजी की आंगिक संरचना, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो भी ये चल रहा है, जो कार्ल मार्क्स की आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत है, अगर आप 12th के बाद PGT करते हैं यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी से पक्का करके चलोगे तो बहुत ही अच्छा है। नेट वगैरह देते हो अगर इकोनॉमिक्स से, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अतिरेक मूल्य की दर क्या है, R बराबर S/V, यानी कि अतिरेक S किसे कहते हैं, अतिरेक वैल्यू मूल्य या सरप्लस वैल्यू को, अपॉन V वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल कैपिटल। और पूंजी की आंगिक संरचना क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। इसे डिनोट करते हैं C/V से। C मतलब कांस्टेंट कैपिटल स्थिर पूंजी, अपॉन वेरिएबल कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, देखो अगर पूंजीवाद बढ़ता है तो ये जो अनुपात है, कौन सा अनुपात, C/V का जो अनुपात है वो भी बढ़ता रहता है। जो वो बढ़ेगा तो क्या पता चलेगा, वो बताएगा कि पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और श्रम की जगह हम पूंजी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें जो पूंजीपति है उसकी लाभ की दर निकालनी है, रेट ऑफ प्रॉफिट, तो वो क्या होती है, S/C+V। S का मतलब अतिरेक मूल्य, अपॉन C का मतलब कांस्टेंट कैपिटल और V का मतलब वेरिएबल कैपिटल। तो दीज आर द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्थिर, कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अतिरेक मूल्य की दर जिसे शोषण की दर होती है वो S/V होती है। पूंजी की आंगिक संरचना C/V होती है और लाभ की दर S/C+V होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, ये सारा कुछ कार्ल मार्क्स ने दिया है, इसकी आलोचना क्यों की गई है, इसकी आलोचना किसने की है और इसकी आलोचना क्यों की गई है। तो सबसे पहले तो श्रम का मूल्य सिद्धांत को अपूर्ण बताया है। जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं जो ये श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया है, इससे पहले फर्स्ट सिद्धांत हमने जो करा था श्रम का मूल्य सिद्धांत, वो अपूर्ण है। उसमें पूर्ण प्रतियोगिता मानी गई है बाजार में, कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ऐसी काल्पनिक धारणाएं हैं ये नहीं पाई जाती हैं।
और जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो श्रम का परिणाम नहीं है। ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं केवल श्रम जिम्मेदार है, नहीं, इसमें केवल श्रम जिम्मेदार नहीं है, इसमें मेन जो फैक्टर है वो पूंजीपति है। सपोज करो अगर पूंजीपति जीवन निर्वाह मजदूरी से ऊपर मजदूरी देने लगे, ये पूंजीपति के मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि अतिरिक्त मूल्य क्या होगा। और मार्क्स ने ये भविष्यवाणी करी थी कि हमेशा जो क्रम है किसी भी देश का, जो विकास का क्रम है या पूंजीवाद का विनाश जो होगा और समाजवाद पर जो जाएंगे, वो ऐसे होके जाएगा कि सबसे पहले ब्रबर समाज रहेगा, उसके बाद दास समाज रहेगा, फिर सामंतवादी समाज रहेगा, फिर पूंजीवादी समाज रहेगा, फिर साम्राज्यवाद रहेगा, फिर समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आएगा। इस तरह से चलता है। लेकिन हमेशा बहुत सारे जो हमारे देश हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से नहीं किया काम करने का मतलब उनमें अभी भी पूंजीवाद ही चल रहा है, समाजवाद के कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देते। कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें बर्बर समाज के बाद सीधा पूंजीवादी समाज आ गया, फिर समाजवाद आ गया, फिर साम्यवाद आ गया। कुछ देश ऐसे हैं जो पूंजीवाद चले ही जा रहा है। बर्बर समाज, दास समाज, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से है जैसे रोस्टोव की आर्थिक स्थिति की हमने अवस्थाएं पढ़ी हैं, वो हर देश में लागू नहीं होती। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने जो बताया है कि बर्बर समाज, दास समाज ये एक सिस्टम है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलता। तो ये इसकी आलोचना थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छा है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।